Stop with a man. A mind inspiration leads insight. हाँ जी, हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सलाम। सबसे पहले आज अमन टॉक्स का नया एपिसोड शूट कर रहा हूँ और आज 31 दिसंबर है और सबसे पहले आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं अमन टॉक्स की पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से। और आज जो मेरे साथ सेलिब्रिटी हैं वो जान पहचान के मोहताज नहीं, आप सब उनसे मिलते रहते हो। मिस्टर राजपाल पन्नू जी हैं, इंटरनेशनल रेफरी हैं। उनका सफर कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ और वो इस लेवल तक कैसे पहुंचे, आज हम ये सारी बातें करेंगे। मगर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा राजपाल सर के मुंह से कि उनकी इंट्रोडक्शन क्या रहती है, कि मतलब वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर, आपने मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया। हाँ जी। आपका जो फेमस शो है अमन टॉक्स, हाँ जी। उस पे मेरे को इनवाइट किया। मैं आपका, आपकी पूरी टीम का, आपके सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवादी हूँ और आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके सभी दर्शकों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। हाँ जी। आपने स्टार्टिंग की मेरे सफ़र से। हाँ जी। देखो, हम कोई भी सफ़र शुरू करते हैं तो उसमें मिली जुली जो है उससे एक्सपीरियंस रहते हैं। तो मैं अपने सफ़र की बात करूं तो मेरी जो स्कूलिंग हुई थी, हाँ जी। गांव में एक प्राइवेट स्कूल था, जय जगदीश मॉडल स्कूल। ओके। वहाँ मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वहाँ 8 तक की स्टडी की। हाँ जी। उसके बाद जो मैंने मेरिट अपनी 10th जो थी वो हड़ौली के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हड़ौली से, वहाँ से मैंने अपनी जो मैट्रिक है वो की। तो गांव में जो स्कूल था वो 10th तक था। उसके बाद +2 के लिए मेरे को आना पड़ा रतिया के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। वहाँ से मैंने अपनी +2 की। उसके बाद जो मेरा इंटरेस्ट था वो स्पोर्ट्स में शुरू से ही था। तो हम गांव लेवल पे क्रिकेट, कबड्डी और एथलेटिक्स, ये सारे स्पोर्ट्स है वो हम करते रहते थे। उसके बाद मैंने फिजिकल एजुकेशन में, मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। उसके बाद मैं अपना जो फिजिकल एजुकेशन की स्टडी करने के लिए मैं चला गया महाराष्ट्र। ओके। नागपुर से वहाँ मैंने बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन किया। उसके बाद BPEd किया और वहीं से मैंने जो मेरा गेम है ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट है, वो मैंने वहीं से शुरू किया। और उसके बाद जैसे ही मेरा डिग्री वहाँ से पूरा हुआ, मेरा BPEd हुआ, उसके बाद मैंने एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर यहाँ गांव लाली में ज्योति पब्लिक स्कूल है, वहाँ मैंने एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो ज्वाइन किया। ओके। तो देखो, मैंने वहाँ से एक किताबी ज्ञान तो लिया था, बट जो मेरे को जो फील्ड का एक्सपीरियंस था और मेरे को अपने जो मैंने सीखा था उसको इम्प्लीमेंट करने का जो मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया, वो मेरे को ज्योति स्कूल लाली ने दिया। वहाँ से मैंने अपना ये गेम का सफर शुरू किया और वहाँ से ही मेरे सफर की जो है वो शुरुआत हुई सर। आपने एक लोकल लेवल से स्टार्ट करके आप अभी आपकी जो डेजिग्नेशन है, आप क्योंकि बाहर भी जाते रहते हो, अभी आपका बाहर का टूर था, इंटरनेशनल रेफरी आपको रेकमेंड किया जाता है, आप कोच भी करते हो बच्चों को। तो जब इंटरनेशनल साथ लग जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है ना सर? प्रेशर भी बढ़ जाता है। प्रेशर इसलिए बढ़ता है कि हमारे साथ एक डेजिग्नेशन एज ए इंटरनेशनल रेफरी या कोच लगता है तो हमें परफॉर्मेंस देने का एक बिल्कुल प्रेशर है, वो रहता है। बट मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि जो मेरे एथलीट हैं जिनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ या जिनसे मैंने स्टार्ट किया, तो उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, चाहे वो बात हो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे वो स्टेट लेवल पे, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे, इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया कि मेरे को वो ज्यादा प्रेशर फेस करना ही नहीं पड़ा। एक मार्शल आर्ट में बोलते हैं कि जितना आप ट्रेनिंग के दौरान पसीना बहाओगे ना, जो बैटलफील्ड है वहां पे आप मुस्कुराओगे। क्या बात है। ठीक है सर। तो मेरे एथलीट ने इतना ट्रेनिंग किया, उनका लगन था, उनका मेहनत था कि मेरे को ज्यादा, उन्होंने जो आपने प्रेशर की बात करी वो मेरे को नहीं लेना पड़ा और हम काम पे फोकस किया। रिजल्ट है वो अपने आप हमें मिलते चले गए। हाँ, कहते हैं ना कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। मैंने बहुत से न्यूज में चलता रहता है कि आपके बहुत से बच्चे, स्टार्टिंग करूंगा, मैंने बच्चों के नाम भी सुने, टाइना, पूजा, याबेजीत, तो उनके अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में टाइना से करूंगा क्योंकि काफी लाइमलाइट में रहा, बच्चा बाहर भी खेल के आया, तो वो दर्शक जानना चाहेंगे भी वो क्या था, किस लेवल में बच्चा गया था वो। अमन सर, आपने टाइना के बारे में पूछा। जो टाइना बिश्नोई है वो रत्ताखेड़ा गांव से बिलोंग करती है। 2022 में वर्ल्ड कैडेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप और एशियन कैडेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में टाइना बिश्नोई ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया।
तो हमारे जो रतिया क्षेत्र की वो पहली लड़की थी जो कि विश्व प्लेटफॉर्म पे जिसको गौरव प्राप्त हुआ भारत देश को रिप्रेजेंट करने का। तो एक छोटे से रतिया जैसे क्षेत्र से उठकर एक विश्व मंच पे जाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा गौरव का जो अनुभूति है वो हमारे लिए भी और उस खिलाड़ी के लिए भी होती है। तो वहाँ परफॉर्मेंस उसका अच्छा रहा, हालांकि मेडल नहीं आ पाया। इसके बाद उसने एशियन कैडेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो कि वियतनाम में हुई थी, जिसमें मेरे को भी एज ए टीम इंडिया कोच साथ में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो हमारी नेशनल फेडरेशन है इंडिया ताइक्वांडो, उसने मेरी ड्यूटी लगाई कि आप एक एज ए टीम कोच टीम के साथ जाइए। तो वहाँ पे भी जो हमारा ओवरऑल टीम इंडिया का परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा रहा। हमने एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल वो हासिल किया। और वहाँ पे जो टाइना बिश्नोई था उसने भी जबरदस्त खेल दिखाया। हालांकि वो जो मेडल मैच था क्वार्टर फाइनल मैच, उसमें वो बहुत ही नियर बाय मार्जिन से उसने जो मेडल है वो मिस किया। बट वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हाँ गेम का पार्ट है वो। बट उसकी परफॉर्मेंस से मैं संतुष्ट हूँ। हमें आने वाले समय में टाइना बिश्नोई से काफ़ी उम्मीदें हैं। अभी जो 68वीं नेशनल स्कूल गेम जो कि मध्य प्रदेश में हुए हैं, उसमें भी टाइना बिश्नोई ने हरियाणा को रिप्रेजेंट किया। वहाँ पे भी उसने जो है सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, जो कि एक और बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा जो अभी पिछले साल खेल महाकुंभ हुआ था सीनियर कैटेगरी का, हालांकि अभी वो जूनियर कैटेगरी की है, उसने सीनियर कैटेगरी में जो खेल महाकुंभ जिसको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार करवाती है, उसमें टाइना बिश्नोई ने जो गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, पूरे हरियाणा में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ये टाइना बिश्नोई की अचीवमेंट है। अभी उसकी प्रैक्टिस जारी है और उस टाइना बिश्नोई से हमें काफी उम्मीदें हैं। सर एक ना मेरा क्वेश्चन है, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि यार ताइक्वांडो गेम में क्या है, भी प्रोग्रेस आगे है या नहीं है, भी ये फेक तो नहीं है कहीं, तो उसके बारे में थोड़ा तीखा सवाल है, जानना चाहूंगा भी ये कहाँ लेके जाता है बच्चे को, फ्यूचर के मामले में बात कर रहा हूँ। सर आपका सवाल बहुत ही वाजिब है। ये केवल ताइक्वांडो गेम का नहीं है, काफी गेम है जिनमें पेरेंट्स को स्कूल्स को लगता है हाँ काफी कंफ्यूजन है। मैं ताइक्वांडो के बारे में बता दूं, ताइक्वांडो की हिस्ट्री बता दूं। ताइक्वांडो है जो कि ओलंपिक स्पोर्ट्स है। ओके। सन 1992 और 96 में इसको एज ए डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट इसको ओलंपिक मूवमेंट है उसका हिस्सा बनाया गया था, ओलंपिक गेम में शामिल किया गया था। बट सन 2000 ओलंपिक हुआ था जो कि सिडनी में हुआ था, जिसमें आपको याद होगा भारत की जो भारोत्तोलक थी कर्णम मल्लेश्वरी, जिसका ब्रॉन्ज मेडल जिसने प्राप्त किया था, एकमात्र इंडिया का मेडल था, याद है हाँ। आपको ध्यान होगा। तो उस ओलंपिक में ताइक्वांडो एक फुल टाइम ओलंपिक स्पोर्ट्स बना था। और आज तक ये ताइक्वांडो अन्य गेमों की तरह जैसे रेसलिंग है, एथलेटिक्स है, बॉक्सिंग है, वेट लिफ्टिंग है, तो ये ताइक्वांडो भी एक फुल टाइम ओलंपिक स्पोर्ट्स है और इसमें कैरियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। और इंडिया में भी ताइक्वांडो जो कि एक हमारी सिविल सर्विसेज में, आर्मी में, इवन सिविल सर्विस गेमों में ताइक्वांडो इंक्लूड है। और इसमें आपने बात करी कैरियर अपॉर्चुनिटी की, तो मैं कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करूं, आप इवन ताइक्वांडो नहीं कोई भी स्पोर्ट्स है, स्पेसिफिक आपने ताइक्वांडो के बारे में पूछा, मैं ताइक्वांडो के बारे में बात करूंगा। कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया ताइक्वांडो एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है। अगर कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, उसके मायने क्या होते हैं आप लोग आप भली बात जानते हो। करोड़ों का मालिक हो। हाँ करोड़ों का मालिक है सर। एक मान सम्मान है, फुल टाइम एक ओलंपियन बनना एक बहुत ही मान और सम्मान की बात है। और इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशियन चैंपियनशिप है, एशियन गेम्स है, एशियन गेम में ताइक्वांडो है, एशियन वर्ल्ड पुलिस गेम है, एशियन पुलिस गेम है, इंडियन जो पुलिस गेम होते हैं। इसके अलावा जो हमारे नेशनल गेम होते हैं, जो कि अभी नेशनल गेम होने उत्तराखंड में, उसमें ताइक्वांडो इंक्लूड है। और इसके अलावा जो ताइक्वांडो है, इसके कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करूं, देखो एक स्पोर्ट्स में एक खेल ही नहीं, स्पोर्ट्स एक आजकल आज के समय में एक प्रोफेशन भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफी सारी इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं बात आपको बीच में रोकूंगा। कोई ऐसा बच्चा जो इस बेस पे जॉब लगा हो आपके दिमाग में हो? हाँ मैं बात करूं, मेरी जो एकेडमी का जो बच्चा था रवि कंबोज, जो कि रत्ताखेड़ा से है, आज जवाहर नवोदय विद्यालय अमृतसर में एज ए पीटीआई
वो अपनी सेवाएं दे रहा है। इसके अलावा जैस्मिन अरोड़ा है जो हमारी एकेडमी की एक स्टार खिलाड़ी रही है, अभी भी है, और उसने जो नेशनल स्कूल गेम थे जो पहला मेडल उसने दिलवाया था हमारे क्षेत्र को, वो जवाहर नवोदय विद्यालय खराखिड़ी में एज ए ताइक्वांडो ट्रेनर, एज ए सेल्फ डिफेंस ट्रेनर अपनी सेवाएं वो दे रही है। मतलब अगर कैरियर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत आगे अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। मतलब ये ना, जैसे आपने कहा ओलंपिक तक तो लोग समझते हैं कि ओलंपिक्स में तो मेडल आने के बाद तो मायने बदल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार ऐड चलती है, कैश प्राइज आएगा, यहाँ जीतो कैश प्राइज आएगा। मैं नीचे वाले लेवल की बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल में ये कैश प्राइज आते हैं। कैश प्राइज आते हैं सर, डेफिनेटली आते हैं। मेरी एकेडमी के काफी बच्चे जिनके कैश प्राइज आ रहे हैं। हाँ जी। तो एससी स्कॉलरशिप आ रही है बच्चों के। इसके अलावा जो कैश अवार्ड है, जो कि कैश देखो, जो एससी स्कॉलरशिप है, हाँ जी, जिसकी बात करें स्कॉलरशिप जो कि एससी कैटेगरी के बच्चों को मिलती है, वो स्टेट पार्टिसिपेशन पे गर्ल्स को, लड़कियों को, जो हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हरियाणा है वो 30,000, और बॉयज को सिर्फ पार्टिसिपेट पे 18,000। अगर वो बच्चा यहाँ से डिस्ट्रिक्ट मेडल क्लियर करके स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेशन भी करता है तो उसको जो ये कैश जो स्कॉलरशिप है वो देती है। इसके अलावा बात करें नेशनल स्कूल गेम्स की, अगर बच्चा वहाँ गोल्ड लेता है 50,000, सिल्वर लेता है 30,000, ब्रॉन्ज मेडल लेता है 20,000। सीनियर लेवल पे अगर वो बच्चा नेशनल लेवल पे मेडल मारता है, गोल्ड को 5 लाख, सिल्वर को 3 लाख और ब्रॉन्ज मेडल को 1 लाख, ये जो है कैश अवार्ड है जो हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हरियाणा दे रहा है बच्चों को। नहीं, बच्चों को आया कैश प्राइज आपके से किसी एकेडमी के बच्चे को? सर हाँ, डेफिनेटली आ रहा है। हमारा अमनदीप है 2-3 साल से, उसका जो कंटिन्यू नेशनल मेडल मार रहा है, उसका ईयरली 80,000 के आसपास, क्योंकि 50,000 तो उसका कैश अवार्ड है नेशनल गोल्ड का, फिर उसकी एससी स्कॉलरशिप है तो उसका ये आ रहा है उस बच्चे का। टाइना बिश्नोई है अभी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आई है, उसका अभी कैश अवार्ड, अभी मेरी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में बात हुई थी, अभी उनका बिल वगैरह बने पड़े हैं, अभी थोड़ा बजट का शॉर्टेज है, 3 लाख रुपया उसका आना है। जैसे ही वहां से बजट सैंक्शन होगा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से और उसका भी कैश अवार्ड है वो आएगा। इसके अलावा जो बच्चे एससी के पार्टिसिपेट करते हैं स्टेट लेवल पे, अभी मेरे को ज्यादा इतना डाटा तो मेरे पास भी नहीं है सर कि मैं बता पाऊँ, काफी बच्चों का जो कैश अवार्ड है वो आ रहा है। मतलब ये बात होती है सर कि जैसे इंटरनेशनल रेफरी के लेवल तक पहुंचने के लिए पैसा ही बहुत लगता होगा, आपकी जेब से ही पैसे लगे होंगे। मैं तो बात कर रहा हूँ तो आया क्या है, आपकी जेब से ही बहुत पैसे लगे होंगे, क्योंकि ये मुझे लगा तो महंगी गेम नहीं कहूँगा ज्यादा मैं, पर अगर आपको रेफरी लेवल तक जाना है तो उस तक तो बहुत इन्वेस्टमेंट है। आप कहते भी आप टूर भी जाके आए हो, तो ये थोड़ा बता सकते हो कि पैसे खुद के लग रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं? सर आपने बात करी कि आया क्या है, मैं पहले तो आपको बताऊंगा आया यही है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल यही आया है। हाँ। मैं इस लायक तभी हो पाया। देखो, इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती है। एक तो टाइम की इन्वेस्टमेंट जो कि सबसे बिगर इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि समय की इन्वेस्टमेंट, कि आप उस पर्टिकुलर अपने प्रोफेशन को कितना समय दे पाते हो। पैसा बाद में आता है, ठीक है। हाँ, पैसे की इन्वेस्टमेंट सर हुई है तो भगवान की दया थी कि भगवान ने इतना मेरे को इस लायक बनाया कि वो मैं इन्वेस्टमेंट कर सका। काफी इन्वेस्टमेंट हुई है पैसे की भी, तो आपकी बात जायज है, बट मैं सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट मानता हूँ वो समय की इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने अपने काम को, अपने प्रोफेशन को पर्टिकुलर जो भी चाहिए था उससे मैंने डबल समय है उसको अपना टाइम दिया। जैसे आपने बताया कि आपका जो सफर एक एज ए स्पोर्ट्स टीचर स्टार्ट किया आपने ज्योति स्कूल लाली से, जब पहले दिन ज्वाइन किया तो क्या सोच थी, और उसके बाद जब आप उस सफर को देखते हो तो कैसा फील होता है? सर जब मैंने ज्वाइन किया, एक मेरे लिए सब कुछ नया था, तो हेजिटेशन थी काफी। धीरे धीरे मेरे को मैनेजमेंट ने मोटिवेट किया, तो मेरे को जो स्टाफ था उसका काफी कोऑपरेशन मिला, तो स्टूडेंट का काफी कोऑपरेशन मिला। उसके बाद जब मैंने ना गेम शुरू किया तो फर्स्ट जो मतलब जब जो मेरा फर्स्ट ईयर था एज ए पीटीआई डीपी, तो क्या हुआ कि मैं डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन हुआ, तो मेरे स्कूल के 2 बच्चे वहाँ सेलेक्ट हुए डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद की टीम में। तो मैं स्टेट हुआ था, मैं भी सोनीपत में स्टेट था, स्टेट स्कूल गेम का, हरियाणा जो राज्य स्कूल गेम्स होते हैं, हरियाणा स्टेट स्कूल गेम्स। तो मैं वहाँ सोनीपत उन बच्चों को लेके गया, मेरे लिए भी नया था क्योंकि मैं महाराष्ट्र से अपना एजुकेशन वगैरह है वो कंप्लीट करके आया था। तो मैं 2 बच्चों को लेके गया, तो वहाँ पे ना हम अपना जो मैच शेड्यूल देख रहे थे, बच्चे भी देख रहे थे, तो कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे वहाँ खड़े थे वो भी देख रहे थे। तो हमने देखा, तो वो बच्चों ने भी देखा, उन्होंने बच्चों
डिस्कशन कर रहे थे कि आपस में ये देखो कि हमारा मैच ना फतेहाबाद के बच्चों के साथ है, ओके। तो ये तो बहुत ईजी हो गया, हमें तो एज ए भाई है, हम तो ऑटोमेटिक अगले राउंड में पहुंच जाएंगे। और ये सच्चाई भी थी उस समय। उस टाइम हाँ, उस समय ये सच्चाई भी थी। तो हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि अभी बच्चों का ट्रेनिंग इतना नहीं था, मेरे पास भी जो मतलब इतने Sources फैसिलिटीज सोर्सेज नहीं थे कि मैं उन बच्चों को उस लेवल का ट्रेन कर पाता, क्योंकि ये स्पोर्ट्स भी नया था। तो काफी कुछ मेरे को अभी अपने आप को प्रूव करना था। तो उसके बाद हुआ भी ऐसा ही कि वो बच्चे पहले मैच में वो आगे compete नहीं कर पाए और वो बच्चे हार गए। तो उसके बाद मैंने जब उन बच्चों ने ये बात बोली ना, तो मैंने उसी टाइम ये मेरे मन में एक बात आई कि हमने ये जो धारणा है ना, मिसकंसेप्ट है लोगों के मन में अदर डिस्ट्रिक्ट में, मैं इसको चेंज करूंगा, एक ना एक दिन इसको चेंज करूंगा। फिर मैंने शुरुआत की, तो टाइम दिया, जैसे मैंने बात करी, अपना इन्वेस्टमेंट किया, खुद को शार्प किया, इस गेम का ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल ज्ञान लिया, सेमिनार किए, ज्वाइन किए। तो जैसे ऐसे फिर इस साल टाइम निकलता चला गया, और उसके बाद आज ये है कि हम मतलब फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हमारा इस गेम में ट्रॉफी स्टेट लेवल पे हर बार ट्रॉफी लेके आता है, जो ओवरऑल टीम ट्रॉफी रहती है। फर्स्ट कई बार हम लेके आए, सेकंड, थर्ड, इस बार हमारी अंडर 19 में सेकंड थी ट्रॉफी बॉयज में, और गर्ल्स में 13 ट्रॉफी थी। और नेशनल बात करें नेशनल लेवल की, तो पिछले 3-4 साल से हमारे 13 नेशनल गोल्ड, 5 नेशनल ब्रॉन्ज और 8 नेशनल सिल्वर इस गेम के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हमारा जो नेशनल स्कूल गेम है उसमें प्राप्त कर चुका है। ताइक्वांडो सेल्फ डिफेंस में कहाँ स्टैंड करता है? ताइक्वांडो सर बेसिकली गेम ही सेल्फ डिफेंस का है। ओके। तो ताइक्वांडो जो गेम है, किक और पंच का कॉम्बिनेशन गेम है। मैंने आपको बताया कि फुल टाइम ये ओलंपिक स्पोर्ट्स, ओलंपिक मूवमेंट का ये सन 2000 से पार्ट है ये गेम। और बात करें सेल्फ डिफेंस की, किक और पंच है इसमें, और इसके अलावा ताइक्वांडो का एक डेमोस्ट्रेशन, मतलब जिसको हम पुंसे बोलते हैं, वो भी होता है, डेमोस्ट्रेशन स्पोर्ट्स है। उसमें ब्लॉक, बॉडी ब्लॉक, पंच, किक, ठीक है। तो डिफरेंट उसकी कैटेगरीज होते हैं। तो ताइक्वांडो जो बेसिकली है एक सेल्फ डिफेंस का ही गेम है। रेफरी बनने के लिए सर आपने बहुत से सेमिनार अटेंड किए, टेक्निकल चीजें आपने बहुत सीखी, अपने ऊपर भी आपको काफी काम करना पड़ा होगा फिर मेरे ख्याल से। हाँ सर, काम करना पड़ा। देखो, हम कोई भी शुरुआत है हमें बेसिक लेवल से करनी होती है। तो पहले हमें जिस चीज को हम करना चाहते हैं उसका हमें बेसिक टेक्निकल नॉलेज है, हमें उसका होना चाहिए कि इस गेम का स्कोर कैसे आता है, इसके पेनल्टीज क्या होती हैं, फाउल्स कैसे होते हैं, खिलाड़ी स्कोर कैसे करता है, हमें गेम को कंडक्ट कैसे करना है, हमें पूरा मैच मैनेजमेंट हमें पूरा उसका नॉलेज होना चाहिए। तो वो सारा मैंने ज्ञान प्राप्त किया। इसके अलावा जितने मैंने टूर्नामेंट में एज ए कोच मैं टीम को लेके जाता था, हमारे रेफरीज को देखता था, काफी रेफरीज आते थे, मैंने कुछ रेफरीज बहुत अच्छे थे, अपने जॉब के प्रति पूरा डेडिकेटेड थे, मैंने उनको फॉलो किया। तो इसी तरह बस सेमिनार थे, फिर मैंने स्टेट रेफरी का सेमिनार किया, फिर उसके बाद मैंने नेशनल रेफरी किया, और उसके बाद भगवान की दया रही कि अभी जो नवंबर में इंडोनेशिया में मैं 7 से 11 नवंबर में मैं एज ए इंटरनेशनल रेफरी के लिए मैं इंडिया से नॉमिनेट हुआ। मेरी फेडरेशन इंडिया ताइक्वांडो ने मेरे को रिकमेंड किया। उस सेमिनार में मैं इंडिया से अकेला ही रेफरी था जो वहाँ सेमिनार करने गया। और फिर उसके बाद भगवान की दया रही कि मैं वहाँ से पास हुआ, वो मैंने कोर्स पास किया, और आज मैं वर्ल्ड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से मान्यता प्राप्त जो वर्ल्ड ताइक्वांडो है, जो ताइक्वांडो की मदर बॉडी है ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसके 209 मेंबर कंट्रीज हैं, इसके अलावा कुछ इसके 1+1 मेंबर नेशन है, और उसका मैं एक सर्टिफाइड एक नेशनल रेफरी। वेरी गुड। ये अभी आपने बताया, तो टारगेट कहाँ जाता है मान लो, क्योंकि अभी तो सफर शुरुआत हुई है। हाँ, टारगेट देखो सर, हम कुछ भी टारगेट लेते हैं कि टारगेट हम एक टॉप जो होता है हर किसी का टारगेट, कोई भी देखो आप कोई भी खिलाड़ी ना एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडल आए, उसका आप उसका इंटरव्यू करना, पूछना बेटा आप क्या आगे कहाँ तक जाना है, तो वो ये बोलेगा कि मेरे को ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, ओलंपिक में मेडल लेना है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। हाँ, प्लेटफॉर्म यही है सर। मेरा भी टारगेट है कि अभी मैंने एज ए इंटरनेशनल रेफरी मेरे को सर्टिफिकेट मिला है, मेरे को वर्ल्ड ताइक्वांडो ने मेरे को रिकॉग्नाइज किया है, और अभी जो फिलहाल मैं कुछ इंटरनेशनल टूर्नामेंट से शुरुआत करूंगा। उसके बाद मैं जैसे जैसे उन टूर्नामेंट में अपना जो बेस्ट है वो करूंगा, और उसके बाद एशियन गेम्स हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशियन चैंपियनशिप है, और उसके अलावा मेरा जो टारगेट है, मेरा भी टारगेट एज ए ओलंपिक रेफरी
एक ना एक दिन खुद को एक ओलंपिक प्लेटफॉर्म पे लेके जाने का मेरा टारगेट है सर। ओके, तो सर जैसे मैं बात की कि बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्टार्टिंग में ऐसा हुआ होगा पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया होगा, मतलब आपके पेरेंट्स नहीं, मतलब जैसे बच्चे अकेडमी में आते हैं कि सर किस चक्कर में पड़ गए, इसमें कुछ आनी जानी नहीं है, क्योंकि होता है स्टार्टिंग में, तो मोटिवेशन आया होगा कभी, अपने आप को सोचा होगा यार कहाँ फंस गया, ऐसा कुछ आया कभी दिमाग में? सर ये चीज़ें देखो, हम किसी भी प्रोफेशन में होते हैं तो कुछ मतलब ये नेगेटिव वर्ड्स है ना, तो हमें ये सुनने को मिलते ही हैं, बट हमें पॉजिटिव रहना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने काम पे फोकस करेंगे तभी हम बेटर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और हम उन बातों को, उन नेगेटिविटी को हम तभी दूर कर पाएंगे अगर हम पॉजिटिव रहेंगे और हम अपना काम 100% फोकस और डेडिकेशन के साथ करेंगे, और हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा रिजल्ट आएगा ना, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो वो नेगेटिव चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली दूर होती चली जाएंगी। और बट पेरेंट्स, हाँ देखो होते हैं कुछ, बट ऐसा नहीं था, सभी पेरेंट्स मेरे साथ आज भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो हमारे चाहे हमारे बच्चे स्टेट लेवल पे जाएं, नेशनल लेवल पे जाएं, इंटरनेशनल लेवल पे जाएं, पेरेंट्स का जो कोऑपरेशन स्पोर्ट है वो मेरे साथ हमेशा बना रहता है। ओके सर, बहुत से बच्चे या जो दर्शक देख रहे हैं उनमें से बहुत से युवा बच्चे ये जानना चाहते हो कि मुझे लगता है कि इस अगर हम प्रोफेशन बनाएं इस आपके फील्ड को, तो किस रास्ते से जाना होगा? देखो सर, आपने बात करी एज ए प्रोफेशन स्पोर्ट्स को चुनने का, तो मैं स्पोर्ट्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वो आपको बता दूं। देखो, एक स्पोर्ट्स है, उसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एक खिलाड़ी एक स्पोर्ट्स कोच बन सकता है, स्पोर्ट्स टीचर के रूप में अपना वो कैरियर है वो बना सकता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स साइंस है जिसका आजकल बहुत स्कोप है, स्पोर्ट्स भी एक साइंस है। तो इसके अलावा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की आप देखते हो कि बहुत डिमांड है। एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, कोई भी मतलब टीम है, जैसे सपोज दैट एक इंडिया की क्रिकेट टीम है, उसका भी एक फिजियो होता है, क्योंकि हमें खिलाड़ी टीम को फिट रखना है। हल्की जो माइनर इंजरीज ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स आती हैं, ड्यूरिंग द कंपटीशन जो माइनर इंजरी आती हैं, उससे जल्दी रिकवरी करना है, तो उसके लिए हमें एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होना एक टीम के पास वो कंपलसरी है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स पीआर, ये एक नया टॉपिक है। क्योंकि देखो, आप भी इसी प्रोफेशन से जुड़े हो, आपका भी ये प्रोफेशन है कि बच्चे जो बाहर जा रहे हैं, आपको इसके बारे में देखो ज्यादा पता होगा कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो अभी क्या है कि बच्चों के पास सिर्फ एक ही है कि वो आइल्स करें या पीटी करें और वो एक एज ए स्टूडेंट बाहर जाएं। बट स्पोर्ट्स पीआर, आप एक अच्छे खिलाड़ी रहे हो, सपोज दैट आपने एक ओलंपिक लेवल के खिलाड़ी हो, तो देखो एक ओलंपिक लेवल का खिलाड़ी है तो उसकी डिमांड वो एक कंट्री का नहीं होता, वो पूरे वर्ल्ड का होता है। तो वो कहीं भी जाके अपना जो ट्रेनिंग करवा सकता है, अपनी जो कैरियर आगे जो फर्दर अपॉर्चुनिटी है वो वो अपना जो एज ए कैरियर है वो वहां जाके अपना बना सकता है। मान लो वो उसको अमेरिका शिफ्ट होना है या कनाडा शिफ्ट होना है, एक ओलंपिक लेवल का खिलाड़ी है, तो उसके लिए तो देखो कुछ भी बिल्कुल, हाँ बहुत मतलब इजी है उसके लिए, तो काफी अपॉर्चुनिटी उसके लिए काफी है। इसके अलावा एक फिटनेस ट्रेनर के रूप में आप अपना एक कैरियर बना सकते हो। ताइक्वांडो एक सेल्फ डिफेंस का गेम है, आप एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनर एक के रूप में अपना कैरियर बना सकते हो। आजकल सेल्फ डिफेंस की जो डिमांड है विभिन्न स्कूल कॉलेज में काफी है, तो काफी कैरियर अपॉर्चुनिटी है स्पोर्ट्स में। तो एक स्पोर्ट्स में पहले देखो एक कहावत थी ना, खेलोगे कूदोगे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो आजकल ये जो धारणा है वो अपोजिट हो चुकी है। तो स्पोर्ट्स में काफी अपॉर्चुनिटी, आप एक हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड तो आपका रहेगा ही रहेगा, साथ में आप एक प्रोफेशनली भी अपने आप को एक अच्छा मतलब अच्छी स्किल आपके अंदर डेवलप होंगी। सबसे बड़ी स्किल तो ये है कि देखो स्पोर्ट्स में क्या होता है कि आपको स्प्लिट सेकंड जो डिसीजन आपका है वो, चाहे आप एक मतलब सपोज दैट आप एक क्रिकेट गेम की बात करें, देखो एक मतलब एक फास्ट बॉलर है, जैसे वो 140 160 पे बॉल डालता है, तो सामने बैट्समैन उसके पास कितना टाइम होता है उस बॉल को पिक करने का, बहुत कम होता है ना। तो स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो यही आपका डिसीजन मेकिंग जो आपकी मतलब एबिलिटीज है वो आपके अंदर डेवलप होती है। डिसीजन मेकिंग मान लो अवेयरनेस होगी, बहुत ही चीजें पिच करता है बंदा, अवेयरनेस होती है उसके दिमाग में भी, हाँ डिसीजन मेकिंग का स्पोर्ट से बहुत कुछ पता सीखता है
कि डिसीजन कैसे लेने हैं, डिसीजन कैसे लेने हैं। जी सर। प्रोफेशन के बारे में आपने बहुत खुल के बता दिया कि ऐसा हो सकता है। प्रोफेशन के लिए वो बंदे ने अगर आपसे कांटेक्ट करना, मैं आपका नंबर छोड़ दूंगा बीच में, क्योंकि वो कई बार मिलना चाहते हैं कि यार मैं सर से बात करूं या जैसा भी है, थोड़ा अपनी एकेडमी के बारे में भी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कहाँ आप फिलहाल अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और अगर वो कोई आना चाहे तो वो क्या टाइमिंग में आपको कांटेक्ट करे। सर मैं बात करूं अपनी एकेडमी की, जो फतेहाबाद रोड है रतिया में, तो जो केटी कॉलेज को फतेहाबाद रोड से कनेक्टिंग एक कॉलेज रोड बोलते हैं, हाँ, जिसको जो इंटरलॉक रोड भी बोल देते हैं, वहाँ पे मेरी एकेडमी है, किंग्स मार्शल आर्ट एकेडमी के नाम से। तो 8 या 9 साल से वहाँ मैं अपने बच्चों को वहाँ ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। तो वहाँ मिल सकते हैं। मॉर्निंग 5 से 7 की टाइमिंग रहती है, इवनिंग 4 से 6 की टाइमिंग रहती है। तो इस टाइम में हमारा जो ट्रेनिंग टाइम होता है, तो वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो मतलब आप उनको ट्रेनिंग दोगे कि कैसे आगे बढ़ना है। किस एज का बच्चा स्टार्ट कर सकता है सर? सर बच्चे मेरे पास जो आ रहे हैं, देखो 4 साल का बच्चा भी आ रहा है, तो अगर वो बच्चा एक्टिव है, ओके, थोड़ा नोटी टाइप का बच्चा है, एक्टिव है थोड़ा बच्चा, तो वो काफी हाथ पांव, जिसको मारते हाथ पांव चलाता है, तो वो ऑब्वियसली वो हमारे फील्ड का बच्चा होता है। तो वो 4-5 साल का बच्चा वो इजीली स्टार्ट कर सकता है। मतलब पेरेंट्स टेंशन ना लें। जी सर, हमारा जो गेम है सर ये फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड है। तो इस गेम में देखो बच्चे ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उनको स्ट्रेचिंग करना भी इजी रहता है। ओके, ठीक है, उनका फ्लेक्सिबिलिटी लेवल है वो, हम उसको एक लंबे समय तक मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो राजपाल सर लास्ट में जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बिजी रहते हो आप, काफी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि रेफरी के लिए पढ़ना ही पड़ता है, कुछ चीजें सीखनी ही पड़ती है, कुछ नई नई चीजें पे काम करना पड़ता है। एक शौक भी तो होंगे ना आपके, शौक के लिए टाइम निकलता है, हॉबीज के लिए टाइम निकलता है? सर आपने शौक की बात करी, हॉबीज की बात करी, तो देखो मेरी जो हॉबीज थी ना स्टार्टिंग से ही, वो नई नई जगह पे जाना, घूमना, हिल स्टेशन पे जाना, ये मेरी हॉबीज रही है। ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है। तो भगवान ने मेरे को ऐसे प्रोफेशन में डाल दिया स्पोर्ट्स में। तो मेरे को देखो स्पोर्ट्स होता है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, मेरे को ऑब्वियसली जो ट्रैवलिंग है वो चलती रहती है। तो अपनी स्पोर्ट्स भी हो रहा है, तो अपनी जो हॉबीज है वो भी हो रही है, तो मैं आई एम फुली सेटिस्फाई। तो कभी घर वाले शिकायत नहीं करते भी घर वालों के लिए टाइम नहीं निकलता? हाँ सर, घर वाले स्टार्टिंग से शिकायत करते थे, बट अभी वो भी हैबिचुअल हो चुके हैं, तो अभी कोई ऐसा इशू नहीं है। उन्होंने भी मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज किया। शिकायत होती है कभी? हाँ, थोड़ा शिकायत, टाइम नहीं मिलता, रहते ही बाहर हो, गेम के टाइम दे दिया, या कभी फैमिली को भी टाइम चाहिए। हाँ सर, ये होता है। देखो शुरू में था, बट अभी कोई ऐसा प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। नोक-झोंक चलती होगी हाँ। भी, हाँ यार टाइम दिया करो, बच्चों को भी हाँ, टाइम थोड़ा दिया बहुत करो। होता है, बट नाउ ऑल सॉल्व। ओके ओके, तो राजपाल सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, और बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपने समय निकाला। और आज का दिन भी बड़ा स्पेशल है, क्योंकि 31 दिसंबर है और न्यू ईयर है। तो आप न्यू ईयर पे कुछ लोगों को कहना चाहोगे, कोई मैसेज खास और देना चाहोगे तो आप दे सकते हैं सर। न्यू ईयर है सर, आप अमन टॉक्स के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला नया साल आप सभी के लिए बहुत ही खुशहाली, नई उम्मीदें, जो आपने जो सोचा है, जो आपके ड्रीम्स हैं, उनको फुलफिल करें। और मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स से जुड़िए। आप प्रोफेशनली चाहे ना जुड़िए, बट शौकिया तौर पे जुड़िए। आप थोड़ा चाहे वॉकिंग कर ली, रनिंग कर ली, थोड़ा क्रिकेट खेल लिया, मतलब फिजिकली एक्टिविटीज़ कोई ना कोई करिए। आपका जो माइंड है वो भी फ्रेश होगा, आपका बॉडी फ्रेश होगा। जो आजकल के समय में जो बीमारियां चली हुई हैं उससे भी आप बचोगे। और अंत में मेरा आपसे यही संदेश है। तो पहले कहते थे ना, पहले कहते हैं ना कि कहावत है एक, मतलब एक इसका जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसका ऐड है, डर के आगे जीत है। पर जो हमारा मतलब स्पोर्ट्स की एक टैगलाइन है, बहानों के आगे जीत है। ओके, कि बहाने कम बनाओ। और ये मानता हूँ, बहाने बनाते हैं, शुरू चीज करते हैं, यार नहीं होगी, प्रॉब्लम्स आएगी, तो मतलब ये चीज होनी चाहिए। हाँ सर, यही होना चाहिए सर। Okay. और मैं अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर, आपने मेरे को इस लायक समझा, मेरे को मौका नहीं दिया। सर, लाइक क्यों समझा, आपने प्राउड फील कराया हमारे एरिया को, तो आप डिजर्व करते हैं आप। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में अपन डिस्कस कर रहे थे कि मेरा एम ही ये था कि मैं अगर किसी एक बंदे को भी फायदा हो जाए, मान लो मैंने आपको पिछले एपिसोड की बात की कि अरुण जी का मैं एपिसोड कर रहा था, तो उसको देखकर एपिसोड के 5-6 कॉल हमारे पास आए
जिनके बच्चों को प्रॉब्लम्स थी, तो वो उनसे कांटेक्ट किया और वो थोड़े बच्चे आज अच्छा फील कर रहे हैं। देखो कितना बड़ा एक नेक कार्य मेरे हाथों से हो गया। तो मैं भी चाहूंगा कि जैसे आगे बच्चे इस शो को देखकर कोई आपसे जुड़ेगा, कनेक्ट होगा, तो बहुत बड़ा कोई ओलंपिक में जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, तो उसका कोई फील्ड अच्छा चुन लेगा, तो वो अच्छी लेवल पे चला जाएगा। और मुझे लगा कि मेरा जो शो बनाने का मकसद है वो सफल हो गया। डेफिनेटली सर। हाँ जी। और आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं। और आशा करता हूं कि आप इसी तरह जो हमारे क्षेत्र की जो सेलिब्रिटीज हैं उनका तारुफ अपनी जो ऑडियंस है वो करवाते रहे। थैंक यू सर।